डिप्टी कलेक्ट्री परीक्षा का परिणाम आ गया था। अब आगे देखिए कि उस परिणाम को जैसे ही जंग बहादुर मास्टर ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने शकल बाबू को देखकर कहा, अरे मुख्तार साहब घर नहीं गए, डिप्टी कलेक्ट्री का नतीजा तो आ गया। शकल बाबू का हृदय धक से रह गया, उनके होठ कांपने लगे। उन्होंने कठिनता से मुस्कुरा के पूछा, अच्छा कब? अरे 10 बजे की गाड़ी से आया। नारायण बाबू का नाम तो अवश्य, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोल सके। शकलदीप बाबू का हृदय जोर से धक धक कर रहा था। उन्होंने अपने सूखे होठों को जीभ तर करते हुए अत्यंत धीमी आवाज में कहा, क्या कोई खास बात है? कोई खास बात नहीं। अरे उनका नाम तो है ही, यह है कि जरा नीचे है, 10 लड़के ले लिए जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है उनका नाम 16वां 17वां पड़ेगा। इसका मतलब यह स्पष्ट था कि उनका जो है चयन नहीं हुआ है। लेकिन चिंता की बात नहीं, कुछ लड़के कलेक्ट्री में चले जाते हैं, कुछ मेडिकल में ही नहीं जाते। इस तरह पूरी उम्मीदें नारायण बाबू ले ली जाएंगे। शकलदीप बाबू का चेहरा फक पड़ गया कि जो उम्मीद, जो सपने, जो आशाएं उनकी सब कुछ उस लड़के की डिप्टी कलेक्टरी परीक्षा के पास होने पर टिकी हुई थी, वो सब एक धूमिल होती हुई उन्हें नजर आने लगी थी। और मालूम पड़ता था कि वो उनके मतलब अब जान नहीं है और वो गिर पड़ेंगे। और तेजी से वो घर की ओर पहुँचे। घर जैसे जाके पहुँचे तो उनको देखा कि सारा वातावरण जो है मुर्दनी वहाँ पर छाई हुई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी, बाहर से आए हुए सूखे पत्ते, गंदे कागज, सब कुछ पड़ा था। रिजल्ट तो मतलब निकल चुका था। और ओसारे में पड़ी हुई बस खट पर बहुत गंदे कपड़े पड़े थे। रसोई घर से धुआं उठ रहा था और ऐसा लगा सारे घर में एक दम घोटू वातावरण वहाँ पर उस रिजल्ट के आने के बाद ही फैल गया था। कोई खटर पटर मालूम नहीं हो रही थी। जो पढ़ाई की तैयारी के समय जो एक उत्साह का वातावरण जो बना था, वो सब कुछ वहाँ पर एक सुनसान वातावरण हो गया था। सुन्नता छा गई थी वातावरण में। शकलदीप बाबू ने झुल्ला का, मुझे क्या हुआ है जी, पहले ये बताओ, नारायण जी कहाँ हैं? उसी में पड़े हैं, ना कुछ बोलते हैं ना सुनते हैं। मैं पास गई तो गुमसुम बने, मैं तो डर गई हूँ। शकलदीप बाबू ने कहा, कुछ नहीं, सब कल्याण होगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले बताओ, बबुआ को तुमने ये तो नहीं बताया कि उनकी फीस खाने पीने के लिए मैंने 600 रुपये कर्ज लिए? देखिए, आप मध्यम वर्गीय जो वर्ग है, अपनी सारी उम्मीदों को उन्होंने कर्ज लेकर के सारे उस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर लगाया, उसको अच्छा खाना सब कुछ दिया, लेकिन वो उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाए। और वो इस बात में चिंताग्रस्त होगी कहीं उसने, जवान लड़का है, कहीं कुछ दूसरा गलत कदम तो नहीं उठा ले, इसलिए वो डर गए। मैंने तुमको मना किया था कि ऐसा कभी किसी सूरत में ना कहना। जब मैंने कहा, मैं ऐसी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। लड़के ने 2-4 बात खुद कर पूछा, इतने रुपए कहाँ से आते हैं? लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया। शकल बाबू ने कहा, कोई बात नहीं, बबुआ कमरे में है ना। उनको एक तसल्ली सी हुई, बुजुर्ग थे, और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मन को सांत्वना तो देनी ही थी। अब देखिए, कमरे में वो गए जहाँ नारायण जो है गुमसुम अंधेरा करके पड़े हुए थे। खिड़कियाँ बंद थी, अंधेरा था, कुछ न दिखाई पड़ा। हृदय धक धक करने लगा कि कहीं कुछ ऊंचा नीचा तो नहीं हो गया। परिणाम स्वरूप कमरे में जो अंधेरा था उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ा और उनका हृदय धक धक करने लगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो चाय पाए पर कोई व्यक्ति छाती पर दोनों हाथ बांधे चित्त पड़ा था। वह नारायणी था। वह धीरे धीरे चोरों की भांति पैरों को दबाकर कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर स्वाभाविक विश्वास की मुस्कुराहट थिरक रही थी। वो मेज के पास पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अंधे में किताबें उलटने पड़ने लगे। लगभग 1.5-2 घंटे तक वह उसी तरह खड़े रहे। वहाँ सराहनीय फुर्ती से घूमकर नीचे बैठ गए, खिसक कर चारपाई के पास चले गए, चारपाई के नीचे झांका जैसे कोई चीज़ खोज रहे। तत्पश्चात नारायण की चप्पल को उठा लिया और 1-2 क्षण उसको उलटने पुलटने के बाद धीरे से वहाँ रख दिया। अंत में सांस रोककर धीरे धीरे इस तरह उठे जैसे कोई चीज़ खोजने आए थे। मतलब वो परख रहे थे कि वास्तव में बच्चा यहाँ पर है या क्या है, क्या स्थिति है उसके अंदर से, उसको परखने आए थे कि भाई रिजल्ट के बाद में क्या माहौल, जो एक उदासीन सा माहौल हो गया था और नारायण के बारे में वो जानना बड़ा चिंतित हो रहे थे सोच के, इसीलिए वहाँ पर वो परखने के लिए, उस स्थिति को भांपने के लिए आए थे। फिर अपना सिर नारायण के मुख के निकट ले गए। उन्होंने नारायण की को आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से देखा। उनकी आंखें बंद थी और चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आहट, किसी प्रकार का शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। शकलदीप बाबू एकदम डर गए कि कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं होगी, भाई बच्चा अवसादग्रस्त तो नहीं हो गया और इस परिणाम के कारण उसने कहीं कुछ कर तो नहीं लिया, अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। इससे उनका मन जो है बल्लियाँ उछलने लगा, बड़ा डर सा गए और बिल्कुल दिल धक सा बैठ गया। और वो परिणाम तो एक तरफ चला गया था और यहाँ पर बच्चे की जान पर जो उनको लगा कि भाई कहीं जान पर तो नहीं बनाई, बच्चा जो है नारायण बाबू जो है कहीं ऊंच नीच तो नहीं हो गई उसके साथ में। वो चुपचाप, कहीं कोई श्वास की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो डर से गए थे। जो पिता उसके शकलदीप बाबू थे और जो अभी तक जो रिजल्ट के बारे में सोचते थे, वो सारी जो है जो सोच और चिंता तो एक तरफ रह गई थी, लेकिन अब वो किसके बारे में सोचने लग गए थे? केवल नारायण बाबू की जो है विषय उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया था कि वो कैसे
कहीं उनको कोई कुछ हो तो नहीं गया है। और इसी प्रकार से उन्होंने काँपते हृदय से अपना बायां कान नारायण के मुख के बिल्कुल नज़दीक है, मतलब सांस स्पंदन को सुनने लगे कि वास्तव में श्वास तो आ जा तो रही है। मतलब देखिए वो क्षण उनके लिए कितना परीक्षा से भरा हुआ होगा। और यही कहानी का चरम है कि वास्तव में एक मध्यम वर्ग जिसके सारे सपने उन्होंने बुने थे उस डिप्टी कलेक्टर की नौकरी के साथ में, परिणाम में सफल न होने के कारण वो सारे जो सपने थे वो तो धराशायी हो गए थे। लेकिन अब दूसरा प्रश्न उनके सामने खड़ा हुआ था कि कहीं बच्चा जो है इस निराशा या अवसाद या चिंता के कारण अपने आप को कहीं हानि ना पहुंचा बैठे। तो वो दबे पांव उसके कमरे में गए, जैसे कि वो पढ़ाई के समय उनको देखा करते थे। वहाँ जा कर के उन्होंने जब देखा कि उनकी सांसें चल रही है, अंधेरा था, बिल्कुल गुप चुपचाप एक व्यक्ति शांत लेटा, तो एक डर सा उनके मन में बैठ गया था। उन्होंने जाकर देखा तो श्वास चल रही थी, तो उनके मन में एक राहत भरी सांस उन्होंने ली और सारी जो चिंताएं अभी तक थी उनकी एक क्षण में जो है काफूर हो गई थी। और बाद में उनकी पति का मुंह जब पत्नी ने देखा, वो घबरा, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज मुझे बड़ा डर लग रहा है। मतलब जब उन्होंने देखा कि लड़के की सांस नियमित चल रही है तो उन्होंने बड़ी तसल्ली और संतोष की एक गहरी सांस ली। पत्नी ने जब प्रश्न पूछा तो वो सारी बातों से इशारे में उसको चुप कर दिया। और निश्चित से देखिए आप, सारी चिंताएं उनकी दूर हो गई एक क्षण में। और उन्होंने कहा कि बबुआ सो रहे हैं। वह आगे कुछ ना बोल सके, उनकी आंखें भर आई और वो दूसरी ओर देखने लगे थे। मतलब सारा कुछ एक जो क्षण में, सारी जो चिंता, महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ एक क्षण में वो बबुआ की जो सांस की जो स्पंदन थी, जैसे उन्होंने सुनी अपने कान को पास ले जा करके, सारी चिंताएं उनकी काफूर हो गई। और उस रिजल्ट की जो उनके जीवन में एक तरह से प्राथमिक हो गया था, उसको छोड़ करके यहाँ पर जीवन जो है भारी था उस परिणाम के आगे कि भाई बच्चा जो है सही सलामत रहे, नौकरी तो और आती जाती रहेंगी, शायद उनके मन में यही भाव रहा होगा। तो अमरकांत ने ये कहानी जो है अमरकांत जी की, मध्यम वर्गीय जो है वर्ग की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, उनके मन में उठते हुए जो द्वंद्व हैं, अनेक प्रकार के बुने हुए सपने जो एक क्षण में धराशायी हो जाते हैं, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो कसक है, उसकी जो टीस है, किस प्रकार से वो अपने मन को व्यवस्थित करते हैं, अपने आप को जो है संयत करते हैं, इन सब के बीच में बुनी हुई एक बड़ी सूक्ष्म साथ में सुंदर शिल्प के साथ गढ़ी हुई ये कहानी कही जा सकती है। और इस प्रकार से अमरकांत की ये श्रेष्ठ कहानियों में से एक है।